Yeah. All right. Abnormal molar mass. Abnormal molar masses. The molar mass of a solute can be calculated using the colligative properties of a dilute solution. These properties include relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, and osmotic pressure. But in some cases, there is a discrepancy between the observed molar mass and the calculated molar mass. This discrepancy in molar mass is called abnormal molar mass. देखो कह क्या रहा है, जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट हो। कैलकुलेटेड वैल्यू कहने का क्या मतलब है बेटा? कैलकुलेटेड वैल्यू कहने का मतलब यह है कि जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। किस फार्मूले से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले फार्मूले से। मैंने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सभी फार्मूले के लास्ट में हम क्या निकाल रहे थे? M2 की वैल्यू। M2 क्या था? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में वेरिएशन आ रहा है। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। हमको समझना है ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, आखिर क्या कारण है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी तभी तो वेरिएशन आ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। Abnormality in molar mass occurs primarily due to 3 factors: concentrated solutions, association of solute molecules, and dissociation of solute molecules. Click each factor to see how it affects molar mass. देखो ये क्या बताया कि जो मोलर मास है, जो एबनॉर्मलिटी हमको दिख रही है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कौन कौन? पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा डिसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? आपने 2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो गए। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो होगा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा बल्कि कम हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो वेरी कर जाएगी। डिसोसिएशन के केस में भी यही होगा। और कॉन्सेंट्रेशन में मैटर थोड़ा सा करेगा, किसका ज्यादा है किसका कम है। एसोसिएशन डिसोसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। The abnormality of molar mass depends on the extent of dissociation or association of the solute. To calculate the extent of association or dissociation, Van 't Hoff, a Dutch physical chemist, introduced a factor I called the Van 't Hoff factor. This factor is the ratio of the normal molar mass to the observed molar mass of a solute. देखो ये वांट हाफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फैक्टर निकाला, वांट हाफ फैक्टर रिलेटेड टू एबनॉर्मल मोलर मास। कि एबनॉर्मल मोलर मास को हम कैसे पहचानें, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। ये फॉर्मूला निकाला आई इज इक्वल टू बताया नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये नॉर्मल मोलर मास क्या है? ये नॉर्मल मोलर मास वो मोलर मास है जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास को क्या बोल रहा है? नॉर्मल मोलर मास। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या, जो हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ, यदि प्रोसेस क्या हो, डिसोसिएशन का हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कैलकुलेटेड तो इंक्रीज नहीं करेगा ना। लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या रहेगा? वही रहेगा। यानी आई की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, आई की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कैसा हो रहा है? एसोसिएशन का हो रहा है। यदि 1 से कम है तो हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन का हो रहा है। डिसोसिएशन का मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये आगे क्लियर हो जाएगा। Since the molar masses are inversely proportional to the colligative properties, the Van 't Hoff सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो भी उन्होंने बताया उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि एसोसिएशन होगा तो
तो वो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, यदि डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। Factor can also be defined as the ratio of observed value of colligative property to the normal value of the colligative property. देखो यहाँ पे पलट गया, यहाँ नॉर्मल मोलर मास था, ऑब्जर्व मोलर मास था। अब चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनशिप है, यहाँ पे आई को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड वाला ऊपर आ गया और नॉर्मल वाला क्या गया, नीचे आ गया। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल वैल्यू क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। Using the Van't Hoff factor, the expressions for the colligative properties can be modified as follows. The expression for relative lowering of vapor pressure can be written as I times the mole fraction of the solute. The expression for elevation of boiling point can be written as I times the product of boiling point elevation constant and molar concentration of the solute. The expression for depression in freezing point can be written as I times the product of freezing point depression constant and molality of the solution. The expression for osmotic pressure can be written as I times the product of molality of the solution, gas constant, and the temperature of the solution. दिन बेटा में आ रहे हो न्यूटॉल, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वांट हाफ फैक्टर के बारे में। आई क्या इस पर तो आप लोग समझ गए हो, आई की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये क्यों होता है, दो कारण से होता है, मेनली एसोसिएट हो जाए या तुम्हारी कुछ डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। अब इससे आई की वैल्यू को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट हमको चाहिए, जो हमारा ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड इक्वल आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आई वांट ऑफ फैक्टर है, इससे हम क्या करेंगे, चार इक्वेशन जो हमको कल मिले थे मोटा मोटा, उन चारों में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे डेल्टा पी बाई पी नॉट हमारा क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये तो ऊपर वाला लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लेकिन पी नॉट से हम डिवाइड करें तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। ये यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, पी नॉट माइनस पी है। यहाँ पे मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक मिनट पेन ले लेना। यहाँ पे देखो ये आई से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी स्मॉल एम क्या है, मोलर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ देख सकते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में सेम वही चीज यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई क्या मेरा वांट ऑफ फैक्टर है। चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई इक्वल टू क्या है, आई सी आर टी। ये आर क्या है, आइडियल गैस प्रेशर से आया है, समझ रहे हो ना, सी कॉन्सेंट्रेशन है। आई तो यहाँ पे आई से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, डिफरेंस ना रहे, क्योंकि हमको पता चले कि प्रोसेस एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, उस हिसाब से हमारा दोनों चीज एग्जैक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। Van't Hoff factor can be used to calculate the extent of association or dissociation with respect to the degree of association or dissociation of a substance in a solution. The degree of association of a substance in a solution is defined as the fraction of the total number of molecules that combine to form associated molecules. Similarly, the degree of dissociation of a substance in a solution is defined as the fraction of the total substance that has undergone dissociation to form ions. इसको समझ लो। यहाँ पे हमको वांट हाफ फैक्टर का सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझना पड़ेगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएटेड, कितने मोल सब्सटेंस एसोसिएटेड हो रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस टेकन, कितना हमने सब्सटेंस डाला और उसमें से कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, वो हमको जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। हो सकता है कि पूरा डिसोसिएट ना हो, 50% ही डिसोसिएट हुआ हो। वही डिग्री ऑफ
एसोसिएशन या डिसोसिएशन जानना जरूरी है। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा फॉर्मूला ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन। और डिसोसिएशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस टेकन। ना क्लियर? किसी को नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। सबको आ रहा है ना? चलो ठीक है। Consider an example of the association of two molecules of acetic acid in benzene. By calculating the number of moles of the reactants and products after association and substituting the values in the expression for the Van't Hoff factor, we get I less than 1. This shows that when solute particles associate in a solution, I is less than 1. ये देखो यहाँ पे क्या समझना है कि आपका क्या हो रहा है, ये एसिटिक एसिड का इक्वेशन है, दिख रहा है, ये वीक एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो मोल्स बिफोर एसोसिएशन जब शुरू में डाले थे कितना मोल डाला आपने, 1 मोल डाला। ठीक है, तो डिसोसिएट तो अभी एसोसिएट तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अरे सॉरी जो एसिटिक एसिड है क्या बनाता है, जनरली डाइमर बनाता है इसमें, इस तरह के सॉल्वेंट में जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, उसका क्या है, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कुछ मोल्स क्या होंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे। मान लो कितना हुए, अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गए, अल्फा डिसोसिएट हो गए तो अल्फा इधर से घटा दिए, लेकिन इधर क्या बचेगा, अल्फा बाई 2। क्लियर? क्यों? क्योंकि यदि अल्फा डिसोसिएट होगा तो बचेगा कितना, क्योंकि डाइमर है, यहाँ 2 है, इसलिए मैं यहाँ डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। समझ आ रहा है कि 2 से क्यों भाग दे रहा हूँ, इसलिए दिया जा रहा है 2 से डिवाइड, क्योंकि ये डाइमर बन रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो ये हो सकता है एसोसिएट में 2 मालिक्यूल से 3 मालिक्यूल एसोसिएट होकर एक बनाए, 4 मिलकर भी आपस में एक बना सकते हैं। ऐसे किसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे डाइमर ही है, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर कुछ भी बन सकता है। तो लेकिन चूंकि यहाँ डाइमर बना है इसलिए मैं अल्फा में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर आप जानते ही हो क्या था, जो ऊपर आपका क्या है, अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला दिखाया था आप लोगों को आई का, अरे वो अल्फा का था, अल्फा तो यही है। ऊपर जो मेरा है ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक सेकेंड ये क्या है, तो ऊपर जो ऊपर ऑब्जर्व वैल्यू नहीं है, मोल आफ्टर एसोसिएशन है। ये टर्म क्या है, एसोसिएशन होने के बाद कितना मोल हमारे पास है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। और 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बिफोर एसोसिएशन है। मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर एसोसिएशन। क्लियर? तो हम ये देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे अल्फा बाई 1 है, अल्फा बाई 2 है, तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 अल्फा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो 1 है अल्फा की तो कुछ तो वैल्यू होगी, यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो वांट ऑफ फैक्टर आई है ये हम देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है इन द केस ऑफ एसोसिएशन। इस बात को ध्यान देना है, जब भी एसोसिएशन होगा आई की वैल्यू कम होगी, यदि आई की वैल्यू कम होगी तो जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो कम होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। उस तरह से भी आई की वैल्यू क्या होगी, जब आई कम हो गया जो फार्मूला में अप्लाई करोगे तो कितना कम होगा वो बैलेंस हो जाएगा, कितना कम होगा वो बैलेंस हो जाएगा। फिर हम न्यू फार्मूला में लगाएंगे जहां वांट ऑफ फैक्टर आई को इंक्लूड किए हुए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो हमको क्या कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो हमको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट को पता चलेगा ना, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है तो उसका एसोसिएशन ही होगा। यदि सोडियम क्लोराइड है उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पक्का वो डिसोसिएट ही होगा, सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन। क्लियर? कैसा सॉल्यूट है कैसा सॉल्वेंट है उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। यस सर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। Let us see another example. Sodium chloride dissociates to form sodium and chlorine ions. By calculating the number of moles after dissociation and substituting the values in the expression for the Van 't Hoff factor, we get I greater than 1. This shows that when solute particles dissociate in a solution, I is greater than 1. देखो वही केस हो गया ना। अब ये डिसोसिएशन केस है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता था, आयनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो देख लो वो भी टूट रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है ये, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। यदि 1 मोल हम सोडियम क्लोराइड लेंगे तो 1 मोल सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट रहा है। हम मानते मालूम 100% नहीं टूटा, कुछ रह गया, चलो ठीक है। तो मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना होगा, मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाला था तो 1 मोल ही रह जाएगा। अभी मैं मान रहा हूँ डिसोसिएट नहीं हुआ है, कुछ में बाद डिसोसिएट होगा तो मोल्स आफ्टर अरे यहाँ पे एसोसिएशन नहीं लिखा रहेगा बेटा, यहाँ पे ये डिसोसिएशन वर्ड है, इस बात को ध्यान देना, यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन है। मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। हम मान लिए कि अल्फा डिग्री क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या बनेगा, सोडियम, अल्फा क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है इसलिए यहाँ पे अल्फा में कोई चीज डिवीजन का सिंबल नहीं लगाएंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल क्या होगा, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। हम वैल्यू लगा रख दें मोल्स आफ्टर एसोसिएशन का, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा जोड़ दो, तो एक अल्फा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस अल्फा बाई 1। बाई 1 की मतलब कुछ है नहीं, तो हमारा 1 क्या जाए, 1 प्लस अल्फा। हम देख रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो रही है इस केस में, 1 से ज्यादा आ रही है, तो आई का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। कहाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो हम फार्मूले बनाए थे, डिराइव किए थे 4, उसमें। क्लियर? Next, consider another example of the addition of glucose to water. In this case, the glucose molecules neither associate nor dissociate in water. Therefore, the number of solute particles remains the same. By calculating the number of moles after dissolving and substituting the values in the expression for the Van 't Hoff factor, we get I equal to 1. Therefore, we can say that when solute particles neither associate nor dissociate in solution, I is equal to 1. देखो ये थर्ड केस का एग्जांपल है बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। प्रोसेस तो रिवर्सिबल है ही, लेकिन ये क्या है, ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे एसोसिएट डिसोसिएट जो भी लिखा हो इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने 1 मोल ग्लूकोज लिया 1 लीटर वाटर में, या जो भी बोल लो, मान लो अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, जस्ट इमेजिन अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में एसोसिएशन की जगह पे डिसोल्यूशन वर्ड लिखना चाहिए था, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब कितना घुल गया, मतलब पूरी चीनी नहीं घुली ना, आपने 1 मोल चीनी डाला, शुगर डाला, सिट्रिक एसिड, शुगर नहीं है ग्लूकोज है, 1 मोल आपने ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज जल्दी घुल जाता है, गर्मी में ग्लूकोन डी पीता है तो गर्मी तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज डाला, पूरा नहीं घुला, कुछ रह गया, तो जो घुल गया वो अल्फा है, जो रह गया वो 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो मोल्स बिफोर एसोसिएशन आपने 1 मोल डाला, कोई प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो अल्फा क्या हो गया, घुल गया, बाकी कुछ रह गया। तो हम लिखेंगे मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर डिसोल्यूशन। तो मोल्स बिफोर डिसोल्यूशन तो 1 ही रहेगा, लेकिन आफ्टर डिसोल्यूशन क्या होगा, 1 माइनस अल्फा माइनस, यहाँ भी ये क्या है, 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा या प्लस का सिंबल है, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस अल्फा सही है, ये टर्म ले लिया, फिर ये प्लस अल्फा ना लेगा बेटा, 1 माइनस अल्फा और ये प्लस का सिंबल होना चाहिए, इट शुड बी प्लस। क्लियर है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 बाई 1 होगा तो क्या बचेगा 1। ऐसे केस में वांट ऑफ फैक्टर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, और ऐसे केस में वांट ऑफ फैक्टर की हमको जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि ऐसे केस में जो आई की वैल्यू 1 है तो आई 1 का हम किसी चीज में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वांट फैक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी प्रॉब्लम कहाँ आएगा तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में आएगा, जहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन प्रोसेस नहीं होता है, केवल डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार समरी है ये, एक बार रीडिंग कर लेते हैं आप लोगों के लिए। आपको समरी जो है कॉपी में नोट कर लेना है, अभी नहीं बाद में भी नोट कर सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा चैनल में यूट्यूब पे और लिंक भी भेज दूंगा ग्रुप में। The discrepancy between the observed and calculated value of the molar mass of a solute is called abnormal molar mass। पहले abnormal molar mass होता क्या है? Discrepancy between observed and calculated। observed value calculated value में जो difference है, जो भी डाटा करेक्ट नहीं है, वो क्या है? abnormal molar mass इस वजह से। The factor responsible for the abnormality in the molar masses are number 1 concentration of solution, number 2 association of solute molecules, number 3 dissociation of solute molecules। जो concentration of solution है इसका एग्जांपल क्या था? ग्लूकोज। एसोसिएशन का क्या एग्जांपल था? तो डाइमर बना रहा है एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन का क्या एग्जांपल हमने दिया था, देखा था? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आई हेल्प्स कैलकुलेट द डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू द मोलर मास। ठीक है, मोलर मास के रिस्पेक्ट में ये वांट ऑफ फैक्टर आई का हम हेल्प लेते हैं ताकि कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। यूजिंग द वांट ऑफ फैक्टर वी कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज फॉलोज। मैंने देखा कैसे मॉडिफाइड करेगा। पहले तो नॉर्मल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और नॉर्मल इक्वेशन में आपको करना क्या है? सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। आई से मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डेल्टा पी वाई पी नॉट इक्वल टू क्या? आई एक्स सॉल्यूट। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे। एलिवेशन ऑफ वॉल्यूम पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। इसलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ठीक है, ये तो हो गया वीडियो लेक्चर्स। अब स्लाइड्स में हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है स्लाइड में एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, इसलिए हम लोग पूरा चीज कवर करके चलते हैं। ये रहा एबनॉर्मल मोलर मास। इंट्रोडक्शन वही है, क्या क्या हमको समझना है। हमको समझना है मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, जो हम लोगों ने लगभग समझ लिया है। द रीजन फॉर एबनॉर्मल मोलर मास इन सम कंपाउंड, क्यों किसी कुछ कंपाउंड में एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, और मीनिंग ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? फॉर्मूले क्या? फॉर्मूला ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग molar mass is calculated by measuring colligative properties like freezing point, depression, boiling point, elevation, vapor pressure, lowering, and osmotic pressure. When the calculated value is different from expected value, it is called abnormal molar mass. In case of solution, there could be, anybody want to ask question? No. चलो, कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? अनम्यूट करके बोल पाएगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In case of solution, there could be discrepancy between the observed and calculated values of colligative properties because of association and dissociation of solute molecules। यहाँ पे देखा रहा molecules associate हो गए, यहाँ पे dissociation का सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, अब एसोसिएशन में क्या होगा? When solute molecules associate in a solution, there is an eventual decrease in number of molecular particles in the solution and the resultant decrease in the value of colligative properties। मैंने बताया था आप लोगों को colligative properties क्या होता है। colligative properties जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे। अब मॉलिक्यूल से एसोसिएट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो होगा क्या? colligative properties की वैल्यू भी घट जाएगी। उस वजह से हमारा क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आ जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। अब सेकेंड सिनेरियो क्या है? When solute molecules dissociate in a solution, the number of solute particles is more than the expected value. Therefore, such solution have higher value of colligative properties। अब हो क्या रहा है? मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, उस वजह से क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी ज्यादा आएगी
फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये दोनों एग्जांपल ले लो, इथेनोइक एसिड है, डाइमर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मींस क्या, एसिटिक एसिड। एसोसिएशन का एग्जांपल है, डिसोसिएशन का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऊपर वाला पोटेशियम चला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ रिमेंबर करने वाली पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या हम बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1 बाई लिख दे तो डायरेक्टली बोलेंगे, तो 1 बाई नहीं बोलेंगे, एक डायरेक्ट लाइन बोलना चाहते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड क्या है, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स द ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज हायर देन द नॉर्मल वैल्यू got with unassociated molecules. In case of dissociation of solid molecules, the observed molar mass is lower than the normal value got with undissociated molecules. अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स देखो एसोसिएट हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड जो मोलर मास होगा, जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो डाइमर का नहीं करेंगे बेटा, और डाइमर का मोलर मास क्या है, ज्यादा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। अब मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो जाएगा, मोलर मास का कैलकुलेट करेंगे, या तो पोटेशियम का करेंगे या तो क्लोरीन का करेंगे। हम लोग किसी का भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगेगा कि दो वैल्यू मिल रही है, और क्या कम होगा, पोटेशियम क्लोराइड से ये मोलर मास क्या होगा, कम होगा। वही चीज करना चाहता है, तो मोलर मास की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए प्रोसेस उल्टा हो जाता है। वांट ऑफ फैक्टर आई को देख लो, GH वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस आई, इसके 2-3 फार्मूले आई निकालने का। पहला क्या भाई, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है, जो कैलकुलेटेड है, एबनॉर्मल मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या है, नहीं एबनॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है और नॉर्मल है, इसमें परेशानी हो जाती है। सेकेंड है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ मोलर मास की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी मेरा वांट ऑफ फैक्टर। सेकंड क्या है, आई इक्वल टू, थर्ड फार्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये फार्मूला आप लोग नहीं देखे थे वहां पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब वहां पे डिराइव कर रहा था तो यही चीज कर रहा था कि आफ्टर में क्या मोल है, बिफोर में क्या कंडीशन है, दोनों को हम देख रहे थे। हम देख रहे हैं एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो रही है, इथेनोइक एसिड के केस में तो 0.5 है, और जबकि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है। केसीएल और एनएसीएल के केस में तो जस्ट डबल है, आई इक्वल टू 2 है। ये क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या भाई बहुत इसका फर्क तो पड़ेगा ही। हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कोलिगेटिव वैल्यू को सेम लाना चाहते हैं, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 - P/P इक्वल टू आई, ये क्या मोल फ्रैक्शन ही है। N2/N1 क्यों किया भाई, या N2/N1 प्लस N2 था ना, या N2 क्यों हटा दिया, तो मोल फ्रैक्शन तो मैंने बताया था कि मान लो सॉल्यूट का मोल बहुत ही कम हो, N1 प्लस N2 की वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि N1 is very greater than N2, N2 is very small than N1। तो हम N1 प्लस N2, जैसे 100 में हम 1 जोड़ेंगे या 0.1 जोड़ेंगे तो 100.1 को हम अप्रॉक्स 100 मान सकते हैं, यानी ज्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए N2/N1 किया है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्लियर है, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई वांट ऑफ फैक्टर है, N क्या है, मोल है, ध्यान देना, इन मत समझ लेना, आई वांट ऑफ फैक्टर है एंड मोल है 2RT/V। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं, इसको समझाना क्या है। देख लो क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड हम पेन ले लेते हैं। ओह नो, 0.8 ml ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, 0.8 ml लिया विथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 60 ग्राम पर मोल, उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, एंड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml डेंसिटी दे दिया है, इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व है एट द प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.0206 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्जर्व। द प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द सॉल्यूशन, ये ऑब्जर्व वैल्यू है
अब हमको वांट हाफ फैक्टर निकालना है, तो हम करेंगे क्या, पहले कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटर हम करके वांट हाफ फैक्टर निकाल लेंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैलकुलेटेड कैसे किया है, फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ए, अभी आपको 0.8 ml दिया है और डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको वेट मिल जाएगा ग्राम, और वो ग्राम पता चल जाएगा तो मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, मोल, यानी 0.8 में 1.06 का मल्टीप्लाई किया तो उतना हमको मिल गया ग्राम, गिवन ग्राम की कितना ग्राम मेरा ऑर्गेनिक एसिड है, उसका हमको मोलर मास पता है, तो डिवाइड करके हम मोल निकाले 0.0414 मोल। अब हमको मोलरिटी निकालना है, तो 1 लीटर वाटर बोला है, और वाटर की डेंसिटी जनरली हम 1 ग्राम पर ml मानेंगे, तो 1 लीटर मतलब हम क्या बोल सकते हैं 1 kg, 1 लीटर मतलब 1000 ml मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम क्या मतलब क्या हो जाएगा 1 kg, यानी मोलरिटी क्या हो जाएगी इसकी 0.0414 मोल पर kg। अब हमको पता है यूजिंग इक्वेशन डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, KF मोलरिटी, ये सब तो फार्मूला उसके ब्रॉड रूप है, इसकी जरूरत नहीं है, तो हमको डेल्टा TF की पता है, KF की वैल्यू इसने दे रखा है, KF की वैल्यू कहाँ दिया रखा है, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू जरूर दी जाएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू मेरा क्या है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, मल्टीप्लाई मोलरिटी की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.414 मोल पर केजी, केजी केजी कटेगा, मोल मोल भी कटेगा, हमारा बचेगा केल्विन, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.0262 केल्विन। क्लियर। अब ये मेरी क्या हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू, हम देख रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे है और ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी वांट फैक्टर की 0.78। अच्छा ये सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं, रिप्लाई करो, पिंकी समझ में आया तुम्हें, नो सर, नो सर, नहीं समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आपको 0.8 ml ऑर्गेनिक एसिड दिया, अच्छा कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, लेस देन 1 मिनट है, अब समझाना भी बड़ा मुश्किल है, चलो कोशिश करते हैं। 0.8 ml है आपका ऑर्गेनिक एसिड और उसकी डेंसिटी दे रखा है, तो 0.8 ml में हम इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ग्राम मिल जाएगा, कितना ग्राम है आपको पता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम इक्वल टू मास, ठीक है, तो डेंसिटी अगर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तुमको ग्राम में उसका वेट मिल गया, इसका मोलर मास दिया तो इसमें